हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 12th अकाउंटेंसी में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपको पार्टनर के एडमिशन और पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ दोनों ही कंडीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। जैसे कि देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ। मतलब जो पहले वैल्यू था उस वैल्यू की जगह अब एक नया वैल्यू क्रिएट हो रहा है। पार्टनर्स जब व्यापार शुरू करते हैं तो उस समय जो एसेट वो अपने व्यापार में यूज करते हैं या जो उनकी लाइबिलिटीज होती है, समय के साथ साथ उनका वैल्यू कम या ज्यादा होता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद जो बदला हुआ वैल्यू होता है वो नॉर्मल कंडीशन में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई नया पार्टनर व्यापार में आता है या कोई पार्टनर व्यापार से अलग होता है तो उस कंडीशन में एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को फिर से निकाला जाता है कि आज के डेट में, क्योंकि अब उनका जो व्यापार था, जो उनका फर्म था, वो अब चेंज हो गया। और चेंज होने के कारण अब वो ये जानना चाहते हैं कि आज के डेट में उनके एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है, और इसे ही निकालने के लिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं, जिसको हम हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट की कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इस प्रश्न में किस तरह से बनाया जाएगा। ए, बी और सी एक फर्म में 3-2-1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनका चिट्ठा प्रश्न में दिया हुआ है। पूंजी है ए, बी, सी तीनों की 20-20 हजार रुपए, लेनदार और रिजर्व। कैश है, मशीन है, देनदार है, भवन है, स्टॉक है। सी के अवकाश ग्रहण पर 3 साझेदार थे, जिनमें से सी अलग हो रहा है। सी के अवकाश ग्रहण पर निम्नलिखित समायोजन करते हुए पूंजी खाता बनाइए। 2.5% संदिग्ध ऋणार्थ संचय करना है। स्कंद का 2.5% और मशीन का 5% अवमूल्यन करना है। भवन का मूल्य 29,100 रुपए रखना है। पुनर्मूल्यांकन खाता व पूंजी खाता बनाइए। प्रश्न में हमें 2 खाते बनाने हैं, एक पुनर्मूल्यांकन खाता और दूसरा पूंजी खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनता है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के 2 साइड होते हैं, ये आपको मालूम है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वो ये है कि डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट साइड में हम कब लिखेंगे। डेबिट साइड में हम तब लिखेंगे जब संपत्ति का मूल्य कम होगा। जब एसेट के मूल्य में कमी आएगी तो उसको डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, आप पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेंगे। केवल एक पॉइंट कि संपत्ति का मूल्य कम होने पर उसके डेबिट साइड में हमें दिखाना है। अब जब संपत्ति का मूल्य कम होता है डेबिट में लिखते हैं, तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, अपोजिट होगा, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, संपत्ति कम होगा तो डेबिट साइड, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और लाइबिलिटीज दायित्व के साथ क्या होगा, दायित्व के साथ जस्ट उल्टा होगा। दायित्व जब बढ़ेगा तो डेबिट में, और दायित्व जब घटेगा, कमी आएगी उसके मूल्य में, तो उसे क्रेडिट में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा अमाउंट लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट में। तो हम अमाउंट हमेशा कौन सा लिखेंगे, जो चेंज हुआ, ठीक है, जो अंतर की राशि है, जो डिफरेंस है रिवैल्यूएशन के बाद, उस अंतर की राशि को हमें यहाँ पे दिखाना होता है। ना पुराना मूल्य ना नया मूल्य, ठीक है, ओल्ड वैल्यू भी नहीं निकालेंगे और न्यू वैल्यू भी नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे जो अंतर आया। ठीक, जैसे देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है 2.5% संदिग्ध ऋणार्थ संचय करना है बेड डेब्ट्स के लिए। और बेड डेब्ट्स के लिए संचय किस पे होता है, डेटर्स पे होता है, देनदार पे होता है। देनदार की मूल्य, देनदार का मूल्य कितना दिया हुआ है, देनदार का मूल्य दिया है 18,000 रुपए। 18,000 का 2.5% निकालेंगे और वो कितना होगा, तो देखिए 18,000 का 10% निकालिए 1800, फिर 5% 900 और 900 का आधा कर दीजिए तो आपका 2.5% निकल गया। ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो 450 रुपए, 450 रुपए लिखेंगे किस तरफ, डेबिट तरफ। डेबिट तरफ क्यों, क्योंकि देनदार संपत्ति और संदिग्ध ऋण संचय बनेगा तो संपत्ति में कमी होगी, या हम दूसरे तरह से समझें
तो संदिग्ध ऋण संचय या कोई भी रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, और नया रिजर्व बनेगा तो क्या हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ गया, इसलिए भी डेबिट में हम उसको दिखाएंगे। आगे लिखा है स्कंद का 2.5% और भवन का 5% अवमूल्यन, है ना, डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका मूल्य कम होगा। अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य में कमी होना, तो कमी हो रही है 2.5% स्टॉक पे। स्टॉक 14,000 रुपए का है, 14,000 का फिर से आप क्या करेंगे, 10% निकाल लीजिए, ऐसे ही बस लिखना पढ़ना नहीं है। 10% निकाले 1400 हुआ, 1400 का हाफ कर दीजिए 700, 5% 700 और उसका हाफ कर दीजिए 2.5% हो जाएगा 350 रुपए। तो 350 रुपए स्टॉक में, और इसी तरह से मशीन का 5% अवमूल्यन करना है। मशीन कितने की है, मशीन है 12,000 रुपए की, 12,000 का सेम फिर करते हैं प्रोसेस, 10% 1200 होगा, 1200 का हाफ निकाल देंगे 600 रुपए हो जाएगा। तो मशीन पे अवमूल्यन हो गया 600 रुपए का। इस तरह से इन दोनों चीजों का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब देखिए और क्या करना है, भवन का मूल्य 29,100 रुपए रखना है। अभी भवन कितने का है, अभी भवन है 28,000 रुपए का। अब उसका रिवैल्यूएशन कितना हुआ, 29,100 रुपए हुआ, मतलब 1,100 रुपए की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 1,100 रुपए से भवन का मूल्य बढ़ गया। भवन का मूल्य 1,100 रुपए बढ़ा तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट भवन खाता को कितना, 1,100 रुपए। अब दोनों साइड का अंतर देखिए, क्रेडिट में है 1,100 और डेबिट में है ना 600, 450 और 350, मतलब 1,400 रुपए हो गया। अब क्या करना है, उस 1,400 रुपए में डेबिट साइड अधिक है तो 1,400 रुपए में 1,100 रुपए को माइनस कर दीजिए, आएगा 300 रुपए। 300 रुपए क्या है, लॉस है। डेबिट साइड जब अधिक होता है किसी भी खाते में तो क्या आता है, लॉस आता है। क्रेडिट अधिक होता तो प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ डेबिट अधिक है, लॉस होगा। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट ABC। 3 साझेदार हैं, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में उस 300 रुपए को बांटेंगे, मतलब 150, 100 और 50 रुपए तीनों के हिस्से में ये आएगा। अब ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम डेबिट साइड भी और 3 कॉलम क्रेडिट साइड, दोनों साइड 3-3 कॉलम बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना रहता है, क्रेडिट साइड, नेक्स्ट हमको काम करना होता है क्रेडिट साइड में हम बैलेंस लिखते हैं, शेष लाया गया क्रेडिट साइड में, जो आपको बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है 20,000 ए का, 20,000 बी का, 20,000 सी का, वो तीनों अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व दिया हुआ है आपके बैलेंस शीट में 12,000 रुपए का रिजर्व है, उस 12,000 रुपए के रिजर्व को भी 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 6,000, 4,000 और 2,000 रुपए संचय का अमाउंट उनको मिल गया, और कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन से क्या हुआ, हानि हुई, हानि हुई तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता से, किधर, डेबिट में। कितना अमाउंट, तो अमाउंट लिखेंगे जो आपने पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखा था वही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। 300 रुपए को 3-2-1 में जो हमने बांटा था, 150, 100 और 50 रुपए। तो देखिए क्रेडिट का टोटल करिए, क्रेडिट का टोटल 20 और 6 26,000 ए का, 20 और 4 24,000 बी का और 22,000 रुपए सी का, तीनों का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जो 26,000 है ए का उसमें से 150 रुपए की हानि कम कर दीजिए, 150 रुपए की हानि कम हो जाएगी। बी का क्या करना है, 24,000 है उसमें 100 रुपए की हानि कम हो जाएगी, और सी का क्या करना है 22,000 है, 22,000 में 50 रुपए की हानि कम हो गई तो बचा 21,950 रुपए। अब सी क्योंकि अलग हो रहा है, सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ये पूरा खेल हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, सी को पैसा देके टाटा बाय बाय कर दीजिए, ठीक है। सी को पैसा दे दिए तो कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता। लेकिन सी को पैसा देने से पहले एक बार अपनी स्थिति भी देख लीजिए, बैलेंस शीट उठा के देखिए, बैलेंस शीट में आपके पास अभी सी को पैसे देने के लिए पर्याप्त तो पैसा नहीं है, केवल 3,200 रुपए है, तो अभी हम उसको पैसा नहीं दे सकते। पैसा नहीं दे सकते तो या तो उसका बैलेंस निकाल के रखिए या फिर उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सी के लोन अकाउंट में। तो प्रश्न में इस बारे में कोई सूचना नहीं है तो बैलेंस ही सीधे निकाल देते हैं और तीनों का बैलेंस हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर हमारे पास कैश होता जो 3,200 रुपए है उसकी जगह अगर ज्यादा अमाउंट होता, 23,000 होता, 32,000 होता, तो हम यहाँ पर सी को पैसे देकर उसके साथ हमारे संबंध समाप्त कर लेते। लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है तो या तो हमको उसका लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा या कोई संपत्ति बेच के उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो है ये आपको
पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता दोनों चीज हमने यहाँ पे आपको समझाया। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।